नमस्कार, मैं रीना त्रिवेदी चक्रधारी शंखनाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ गोसाई कमली वाले बाबा जी और हमारे चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद त्यागी जी जुड़े हैं। यह हमारे साथ कोरोना वायरस के विषय में बात करें। जय श्री राम। मैं चक्रधारी शंखनाद से प्रमोद त्यागी और आज हमारे बीच बैठे हैं गोसाई कमली वाले बाबा। उनसे कुछ आज कोरोना के विषय पे हम बात करेंगे। बाबा, आप कोरोना को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस विषय में जो है आप पहल उठा रहे हो, जो एक बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है जब हम अपने मनुष्य को खोए जा रहे हैं। तो इसको जो है हम सबसे पहले स्वच्छता से जोड़ के देखते हैं। स्वच्छता जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी सभ्यता में। अब किसी भी सभ्यता को उठा के देखो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम जो है अपने आप को साफ रखें, स्वच्छ रखें, अपने समाज को स्वच्छ रखें, तो ही जो है विकास संभव है। ऐसा संस्कृत में एक श्लोक है कि जिसका अर्थ है देवताओं का निवास, देवी देवताओं का निवास केवल और केवल स्वच्छता और सफाई वाली जगह पे होती है। हमारा एक नित्य नियम होता है, सब लोग जो है धर्म के विषय में बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। लोगों को पता नहीं होता कि धर्म वास्तव में है क्या। धर्म की जो व्याख्या है, धर्म जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म का जो मूल है वो है सदाचार, सत का आचरण। सदाचार प्रथमो धर्म, और उसी सदाचार में हमारा स्वच्छता, स्नान, ध्यान ये सब आता है। इसके लिए कोरोना जो है हमारे सदाचार से संबंधित है। अगर आप उस सदाचार में आप व्यभिचार डाल दोगे तो कोरोना जैसे रोग का होना आम बात है। अभी जैसे बाबा बात आ रही है कि लोग बाग अपनी सावधानी को बरतते नहीं हैं और बोलते हैं सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। इस तरह के लांछन जो लगाते हैं, इसमें सरकार का दोष है या हमारी जनता का ज़्यादा दोष है? देखिए, सरकार जो है वो कभी भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकती। घर जा जाके ये पल्स पोलियो का कोई टीकाकरण नहीं है कि पहले टीका इसका बन गया है और आपको घर घर जाके सरकार दे दे। ये रोग एक ऐसा रोग है जो अभी अभी नया आया है। इस रोग के विषय में जो है इसके रोकथाम के लिए जो जरूरी कदम है वो सरकार आपको बता रही है कि ये कदम आपको उठाना है। अगर आप वो कदम ही ना उठाओगे तो उसमें दोषी कौन, सरकार या आप? सरकार ने आपको सचेत किया कि आप मास्क लगा के घूमो, आप बिना वजह बाहर घर से ना निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का आप मान रखो। आप इन सब चीजों को ताक पे रख के अगर आप आपकी मर्जी की चलाओगे और फिर बोलोगे कि मैं कोरोना से ग्रस्त हो चुका हूं, तो इसमें सरकार क्या क्या करेगी? सरकार तो सरकार के तरीके से, सरकार का जो है उनके अस्पताल और उनके दवाखाने, उनमें वो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन उस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तो आप जब तक लाभ उठाने के लिए उसके लिए कुछ कर्म ही नहीं करोगे और उल्टे कर्म करोगे तो उसमें सरकार का कहां से दोष आप दे सकते हो? लेकिन कुछ हमारे जो जनता के अभिनव हैं वो बोलते हैं कि सरकार अगर रोजगार नहीं देगी तो घर में राशन नहीं होता तो बाहर निकलना ही पड़ता है, कमाने के लिए तो बाहर निकलेंगे ही उसके लिए। और फिर वो उसकी सावधानी, जो कोरोना की जो सावधानी है, अपने आप को बचाना है, उसकी सावधानी का मेरे हिसाब से 50% या 40% लोग तो उसका ध्यान नहीं देते। जी। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। ये आप किससे धोखा दे रहे हो? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप जो अगर इन सारी जो आवश्यक विषय वस्तु है उसको आप अगर उनका उल्लंघन करोगे तो आप धोखा स्वयं को दे रहे हो, आपके समाज को दे रहे हो और आपके देश को दे रहे हो। आपको पता नहीं कि आप बाहर निकल रहे हो, कौन सा जो है मनुष्य वो कोरोना से ग्रसित है और उससे आपको इन्फेक्शन लग गया और वो आपके घर वालों को इन्फेक्शन लग गया। किसी को नहीं पता कि अमित जी के घर में इन्फेक्शन शुरू में किसको लगा और अनुपम खेर जी के घर में इन्फेक्शन शुरू में किसको लगा। लेकिन जब होता है तो इन्फेक्शन आपके स्वयं के घर वाले ही जो है सारे के सारे बीमार हो जाते हैं। तो आपको स्वयं समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपको आपके घर वालों से प्यार है, आपको आपके समाज से प्यार है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी कुछ अपोजिशन पार्टी वाले अभी कोरोना के लेके बहुत बड़ा बखेरा खड़ा करते हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं किया। और फिर वही पार्टी वाले होटल में जाके अपने मेंबरों को, अपने एमपीओ को ले जाकर अंताक्षरी खिलाते हैं और पिक्चर दिखाते हैं, उनमें कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता
और उस राज्य की जिस राज्य के जिम्मेदार आदमी ही वहां पे नहीं होंगे, वो होटल में चले गए, तो उस राज्य की व्यवस्था क्या होगी? बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा आपने। इस विषय में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखिए राजनीति एक अपने जगह पे है। राजनीति में आपको जनादेश से लिया जाता है और जनता की सेवा करने के लिए आपको चुना जाता है, और वो भी एक टर्म के लिए, 5 साल का टर्म हो, है ना, उस टेन्योर के लिए आपको चुना जाता है। पर उसका उद्देश्य तो केवल इतना ही ना कि आपको जनता ने आप पे विश्वास इसके लिए जताया है क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद उन्हें कुछ विकास के मार्ग पे लेके जाओगे, समाज का कुछ उत्थान करोगे। लेकिन आप उस उत्थान को छोड़ के दूसरी सरकार के ऊपर सिर्फ टीका टिप्पणी करना, आज ये कोरोना सिर्फ भारत का या सिर्फ किसी एक राज्य का समस्या नहीं है। कोरोना एक ग्लोबल समस्या है, वैश्विक समस्या है। इसमें बड़े बड़े राष्ट्र जो अपने आप को विकासशील और विकसित बताते हैं, वो सारे विकसित राष्ट्र भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। उनके पास भी आज इसका कोई समाधान नहीं नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम जो है आपके मूलभूत जो है आपका जो जनादेश देने वाले जो आपके आपका जो जन है, वो सबसे अमूल्य धन है। आप अगर आपकी जनता का ही ध्यान नहीं रख पाओगे तो फिर वो राजा किस काम का जो अपनी प्रजा का ही ध्यान न रख पाए, तो फिर उसको दूसरी बार जनादेश का और दूसरी बार सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल आप रिजॉर्ट में जाओ, पार्टी करो, आप जो भी करते हो करो, उसके लिए मैंने कभी इनकार नहीं किया या किसी जनता को भी इनकार नहीं होगा। लेकिन समय और जो स्थिति है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। आज के माहौल में इस तरह की वो नहीं होनी चाहिए। जबकि तुम स्वयं मुख्यमंत्री हो, तुमने कोई सामने वाले ने अभी तुम्हारा वो तो किया नहीं है, विरोध तो किया नहीं है, या उसने पूरे अपने बहुमत का सिद्ध तो किया नहीं है, तो जब तक तो तुम मुख्यमंत्री हो, जब तक तो अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हो। ये बात समझ में नहीं आई कि तुम पहले से पहले ही घबरा के अपने सारे विधायकों को ले जाके आप जाके होटल में बैठा देते हो, तो उससे अर्थव्यवस्था कितनी कम डाउन होगी, और पब्लिक का क्या होगा? जिन जनादेश से आप चुने गए हो उनका क्या होगा? यही तो प्रश्न है, यही तो विचारणीय है। अगर आप सर्वप्रथम आप इनके विषय में आप जान लो, ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनको सिर्फ अर्थ से मतलब है और अर्थव्यवस्था से। लेकिन वास्तव में वो अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है, क्या नया निर्माण किया है, वो देखना जरूरी है। आप कहते हो कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं इस शहर का एमपी हूँ, एमएलए हूँ, ये मंत्री हूँ, लेकिन आपने उस पदभार को लेके आपको पैसे भी दिए जाते हैं, बजट होता है हर स्टेट का, हर नेशन से लेके हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अपना बजट होता है। उस बजट में जो भी आपको फंड मिलता है, उस फंड का आपने कितना सदुपयोग किया है, तो उसके ऊपर ही जनता फिर से आप पे विश्वास प्रकट कर सकती है। अन्यथा तो फिर आप चाहे तो इस बार कैसे भी करके आप खरीद बिक्री कर लो, लेकिन अगली बार अगर आप मौका आएगा तो जनता सीधे से आपको नकार देगी, ऐसा मेरा मानना है। अब जनता का क्या मानना है ये वहां की जनता जाने। जी अच्छा, दूसरा एक विषय है कि अभी 500 साल की मतलब इंतजार के बाद और 500 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना होने जा रही है, भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को। उसमें मोदी जी स्वयं प्रथम जा रहे हैं, तो उसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रही है और कुछ शांति प्रिय लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहाँ पे भूमि पूजन होगा तो हमारे ईद की नमाज के लिए खुली छूट दी जाए, बकरा काटने के लिए बाजार लगा दिए जाएं और उनके लिए हमें पूरी तरह से आज़ादी दी जाए। क्या ये संभव है? देखिए, मैं आपको इस बात पे फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो भी प्रकरण है, इस प्रकरण में कुछ भी कहने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये कोरोना काल जो है ये अभी अभी उत्पन्न हुआ है जी। इसके पहले 2019 तक कभी भी ऐसी कोई अवस्था नहीं हुई है उत्पन्न जहाँ पे कि कभी किसी भी मुस्लिम भाइयों को किसी उनके उत्सव को मनाने से रोका गया हो, या क्रिश्चियन को कभी ऐसा कहा गया हो कि आप आज जो है एक्समस या मना नहीं सकते या गुड फ्राइडे मना नहीं सकते। ये पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। आप देखो, हमारे भी कुछ बहुत सारे त्योहार थे जो त्योहार हम लोगों ने शांति से किया है। तो उसी प्रकार ये जो भूमि पूजन का प्रकरण रखा गया है, तो इस भूमि पूजन के प्रकरण में भी बहुत ज्यादा शोर शराबा या बहुत ज्यादा भीड़ ऐसा करने का कोई इरादा माननीय प्रधानमंत्री और जो इसके अगुवाई करने वाले जो भी
हैं उनका नहीं, मुझे लगता है कि उनकी ऐसी कोई विचारधारा है। वो इसको सिर्फ सावधानी पूर्वक और शांति पूर्वक करना चाहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय का आपके पास ऑलरेडी आ गया है आपके फेवर में, तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और आप देखो, अब सर्वोच्च न्यायालय को भी आप ताक पे रख दो, आप आपके इसको ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दो। हम यहाँ पे किसी धर्म या विरोध के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज जो इतना बड़ा संकट हमारे सर पे है, तो उसका कैसे निवारण किया जाए और कैसे शांतिपूर्वक रह के आपके घर वाले ज्यादा सुरक्षित रह सके, आप ज्यादा सुरक्षित रह सके, ये हमारा मूल मकसद है। अब आप बताओ कि अगर प्रधानमंत्री जी उस भूमि पूजन को करने में, प्रधानमंत्री ने जब पहली बार 2013 में उन्होंने जब सत्ता को संभाला, तो उनसे लोग ने यही सवाल किया था कि उनका जो चुनाव का जो एजेंडा था, उनमें राम मंदिर था। दूसरी बार सत्ता में आने पे जनता तो उनसे यही पूछेगी ना कि हमने आपको जनादेश पे बुलाया, आपने आज तक राम मंदिर का किया क्या? तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। आज उनको भी जवाब देने की उनकी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके लिए तो ऐसा है कि अगर वो नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, मारे जाएंगे, लोग की नजरों में वो गिर जाएंगे, और अगर करेंगे तो जो विपक्षधारी है, विपक्ष वाले हैं, वो सवाल खड़ा करेंगे। तो मैं विपक्ष वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ही मुझे मार्ग बताएं कि आखिर कैसे आप इसका निवारण करेंगे। आपसे एक राज्य नहीं संभाला जा रहा है, 2 राज्य नहीं संभाला जा रहा है, आप 2 राज्यों को सही से नहीं संभाल सकते हो। एक आपका महाराष्ट्र है जहाँ पे कि आपकी गठबंधन की सरकार है, एक आपका राजस्थान है, बाकी सारे जगह पे वाम और अलग अलग पार्टियां हैं जो अपनी राज्य को चला रही है। तो आप आपके राज्य को अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आप देश को और आगे आप विश्व में, भारत जो एक ऐसी शक्ति थी, विश्व की शक्ति थी, विश्व का गुरु था, उसकी महत्ता को आज आप कितनी धूमिल कर दी। और आने वाले समय में भी सुप्रीम पावर बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत देखो, भारत हमेशा से शांति प्रिय देश है, चाहे कुछ भी कह लो, आप वीटो पावर मत दो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप देखो शांति की अगुवाई करने की बात आएगी तो भारत हमेशा सर्वोपरि होगा और सबसे आगे होगा। भारत के पास शांति की शक्ति है। भारत हमेशा शांति को ही, आज जब पाकिस्तान कुछ करता है, आतंकवादी कुछ करते हैं, तो भारत सिर्फ उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो जरूरी कार्रवाई है वही करता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक वो इसलिए ही करता है, इसलिए नहीं करता है कि उसको किसी से फाइट करना है, किसी से वार करना है, किसी का अपनी सुरक्षा के हिसाब से, हाँ, किसी और की जमीन को अक्वायर करना है, ऑक्यूपाई करना है, ऐसा भारत का कोई मकसद नहीं है। जी। अच्छा, अभी जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माइनो और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेतागण, वो अभी उनका, कल मैंने एक डिबेट देखा था, तो उसमें बोल रहे थे कि अब हम भारत के कोने कोने में हर गवर्नर के वहां पे जाके धरना करेंगे। ये क्या पॉसिबल? और ये कौन से कानून में लिखा है कि तुम अगर अपने ही घर में विद्रोह कर रहे हो और तुम इस तरह की गवर्नर को या जनहित में जनता को परेशान कर रहे हो, ये कौन सा है? सबसे पहले तो उनको भारत के साथ जो है, भारत को विश्वास में लेना पड़ेगा। आज वो जनादेश से बाहर हैं, 70 सालों के बाद वो इस बुरी तरीके से हारे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है, जनता के बीच अपना विश्वास खो दिया है। और अगर आज भी वो इस तरीके के अटकलें और आरोप लगाएंगे जिससे कि उनकी देशभक्ति की भावना ही प्रकट नहीं हो पाएगी, तो मुझे ऐतराज है कि वो इस देश में रह क्यों रहे। उन्हें इटली चले जाना चाहिए अपनी माँ के साथ। जो भी व्यवस्था होगा वो हम लोग करवा देंगे सरकार से कह के कि आपको इसमें राजकारण करने की, राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जो देश प्यारा लगता है आप वहां चले जाइए, जो धर्म और जो तरीके से आपको जीना है आप वहां चले जाइए। भारत एक सर्वधर्म को सद्भाव के साथ देखता है। ये सेक्युलर कंट्री है, इसको आप सेक्युलर रहने दें। धार्मिक, सांप्रदायिक आप मतभेद पैदा करके आप किसी भी तरीके से झगड़ा और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें जिस स्थिति से कि आपके आम जनता को नुकसान हो। जी। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो जनता जो है आज अंधी नहीं है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बाबा जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तुम्हारे घर की लड़ाई है, मेरे घर की लड़ाई है, तो मैं अपने पड़ोसी को कैसे दोषी बता सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। आपको पहले आपके गिरबान में झांकना पड़ेगा, आपको आपके गिराबान में झांकना पड़ेगा। आप उसी कांग्रेस, उसी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के आगे की संतान होके आए हो, और उसी में आपका जो संजय गांधी जी के जो पुत्र हैं वरुण गांधी और
प्रियंका गांधी, वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और आप जो है कांग्रेस की तरफ हो। मेनका गांधी। हाँ, मेनका गांधी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप देख लो, एक ही परिवार है, इसमें दो अलग अलग भाग में बंट गए। तो आज आप खुद के अंदर पहले आप तय करो कि आपके गृह युद्ध को आप भारत का युद्ध ना बनने दें। शुरुआत से हमेशा से ऐसा ही होता आया है। आप देखो कि उनके गृह में ही हमेशा युद्ध रहा है। राजीव गांधी और संजय गांधी की विचारधाराओं में युद्ध रहा है, इंदिरा गांधी और संजय गांधी की विचारधाराओं में हमेशा से मतभेद रहा है, और उस मतभेद का मुआवजा जो है आम जनता को चुकाना पड़ा है। हमने एक अच्छा नेता, राजीव गांधी जैसा अच्छा नेता खोया जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया। हमने उसके बाद जो खोया, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आज फिर जो है कांग्रेस में दूसरे किसी ने भारत के लिए कुछ अच्छी आवाज उठाई हो। देखो, ये तो सच्चाई है। हीरा जो है ना वो कोयले में ही होता है, वो कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जरूरी नहीं है कि एक जगह आपने देखा कि सब जगह गंदे हैं तो उसमें से कोई एक अच्छा नहीं हो सकता। ये विचारधारा जो है सबका अपना अपना, सब अपने अपने विचारधाराओं के लिए स्वतंत्र है। आप जो विचारधारा रखना चाहते हो आपके देश के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके कल्याण के, परिवार कल्याण के प्रति, ये आपका स्वयं का मुद्दा है, निजी मुद्दा है। इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और आप किसी के भी बात को मानने के लिए आप इसमें प्रतिबद्ध नहीं। जी। तो अभी जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन बहुत जल्दी से जल्दी हमारे देश के अंदर आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जनता के लिए क्या मैसेज होना चाहिए इस माहौल में। देखिए, बात अगर वैक्सीन आ जाए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने भारतवर्ष में पल्स पोलियो को बहुत ही मुश्किल से खदेड़ा। टीबी जैसे क्रॉनिक रोग को, टीबी भी एक ट्यूबरक्लोसिस भी एक क्रॉनिक रोग था, उसके लिए भी उसकी जो एंटी वैक्सीन आई और जो एड्स की ART आई, तो इन सबको आने में और इन सबको मैटरलाइज होने में बहुत समय लगता है। तब तक तो आपको आपकी सावधानी और आपकी स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सरकार सब कुछ करके दे दे, जब आपके घर वाले कोई गुजर जाएंगे तो क्या उनके उस बॉडी का आप फिर से वापस ला पाओगे? अभी आपके लिए मूल क्या है कि आप जो है स्वयं को सुरक्षित रखें और बने जिम्मेदार। इससे क्या होगा कि आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, आपके समाज, आपके देश वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो वैक्सीन आना एक दूर की बात है। इसमें बड़े बड़े देश, सारे देश लगे हुए। रशिया का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। इंडिया भी वैक्सीन का ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक उसका एक कंक्रीट रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें सावधानी रखनी ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी मस्ट एंड सेफ्टी लास्ट। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दूसरा दुनिया का कोई भी जो है आपको सिर्फ यही सवाल उठाएगा कि आपने सावधानी क्यों नहीं बरता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कोई भी आपसे यही कहेगा कि आप असावधान कैसे हो सकते हैं, जब आप जान रहे थे। टीवी वाले चीख चीख के, मीडिया वाले, मीडिया कर्मी, सरकार, हर कोई चीख चीख के बता रहा है कि ऐसा एक संकट आया हुआ है जो ग्लोबल संकट है। तो ऐसे संकट में यहाँ पे हर किसी को अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही। कुछ लोग जो हैं, हमारे जो नवयुवक हैं, वो मास्क का पालन नहीं करते। हाँ जी। वो सोचते हैं कि सामने वाले की तो एज ज्यादा होगी, वो तो इसलिए उसको थोड़ा इम्यूनिटी कम है, इस वजह से कोरोना आ गया, हमारे पास तो आएगा नहीं, हमारे पास तो इम्यूनिटी बहुत है। तो इस तरीके उसमें इतनी लापरवाही दिखाते हैं, क्या ये सही है? देखो, भारत जो है, भारत आज के समय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा आज यूथ पावर है। और युद्ध जो है वही नव निर्माण करता है, वही राष्ट्र निर्माण करता है। अगर युवा जो है, अगर युवा पीढ़ी इस बात में असावधान होने लगेगी तो हमें इस बात से बहुत ही आपत्ति होगी कि वो फिर ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि युवा पे ही जिम्मेदारी होती है, युवा के कंधों पे ही बोझ होता है। अब उनको यह देखना है कि उनके कंधों पे घर के परिवार जो है वो खुशी से झूमे, बच्चे खेले, या वो किसी को अस्पताल लेके जाए अपने कंधों पे, या आज तो अब आपके परिजनों को अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके जा सकते। जी। आपको तो कोरोना से बहुत खुशी होगी फिर ऐसे युवाओं को कि आपको अपने परिवार के सदस्यों को कंधा देने की भी जरूरत नहीं है ना। आप तो जिम्मेदारी से बच गए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो ऐसी होनी चाहिए, जब आप जान रहे हो तो आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग नहीं निकले, बच्चे जो नहीं निकल सकते, तो वैसे बच्चों का और बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं और सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराए घर पे। ये युवाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। युवाएं अगर इसके विपरीत जाएंगे तो परिणाम जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अभी तो हमारे इसमें आधुनिक वो चल रहा है, ऑनलाइन सारी चीज मिल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी सुविधा है
और 30% लोग तो ऑनलाइन जॉब भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी व्यवस्था में अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कोरोना जैसी बड़ी बीमारी जो है वो कोई ज्यादा आफत वाली हमारे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। मैं देखिए इस विषय पे एक बात कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक योजना लाई थी जिसमें डिमोनेटाइजेशन किया था, उन्होंने नोट की बंदी की थी और दूसरी बार जो है उन्होंने नोट को चलाया और अभी डिजिटल इकोनॉमी पे वो हमेशा से जोड़ देते हैं। आप इस बात को समझ के चलो, अगर डिजिटल इकोनॉमी को हम बूस्ट करते हैं, पावरफुल रखते हैं, तो आपको घर से निकलने की या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप हम जो है हर बार ट्रांजैक्शन करने के समय आज के जो है जो मतलब जो अशिक्षित है ऐसे वर्ग कभी भी जाएंगे, उनको कुछ भी सामग्री खरीदनी है तो उसके लिए वो व्यवहार जो है वो कभी भी कैश से करेंगे, बिल्कुल लिक्विड से करेंगे। अब आप सामने वाले का तो मास्क देख रहे हो, आपका मास्क देख रहे हो, लेकिन उस नोट के पास नोट में जो है वो कोरोना का वायरस आ रहा है या कैसे हो रहा है वो आप नहीं जान रहे। आप उसको नोट को गिनने में कभी भी सावधानी नहीं बरतोगे, या वो दुकानदार भी उस नोट के ऊपर जो है वो स्प्रे नहीं मारेगा और उसको सैनिटाइज नहीं करेगा, उसको तो उस नोट से मतलब है। लेकिन ये चीज जो है हमें और ज्यादा रिस्क की तरफ ले जा रहा है। आप सोचो उनकी सोच जो है वो कितनी आगे की है, वो भारत को विकास की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो विपक्ष कहता है कि विकास गांडा हो गया, विकास पागल हो गया, तो वो हमें बताए विपक्ष कि आप विकास को कैसे देखते हो और विकास को आप कैसे आगे लेके जा सकते हो। आप जो आपके एक राज्य को नहीं संभाल सकते, आप विकास को आगे कैसे लेके जाओगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी कोरोना की इस महामारी में जनता के लिए आपके पास क्या उपदेश है? जी, मैं उपदेश करने वाला मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ और मैं धर्म के हित में कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मेरा तो यह मत है कि अगर कोई मनुष्य ऐसा है जिसको ईश्वर पे विश्वास ही नहीं है, जो मानता है कि वो नास्तिक है, तो उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है क्योंकि ईश्वर ने उसे जन्म दिया है। तो हम धर्म और इन सब मुद्दों में नहीं पढ़ना चाहते और उपदेश नहीं देना चाहते। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि यह जो है एक वैज्ञानिक प्रकरण है। कोरोना नामक एक डिजीज जो है वो एक वैज्ञानिक बायो डायवर्सिटी से उत्पन्न हुआ एक डिजीज है। तो उसमें हमें हमारी संस्कृति और हमारी मूलभूत चीजों से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। आज आप देखो कि सबसे बड़ा पॉपुलेटिव कंट्री जो है वो चाइना, लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस को ये किया है, लेकिन आज वहां पे डेथ रेट कम है, मोर्टालिटी रेट वहां पे बहुत लो है। कैसे? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। वो आज के डेट में आज आप जो है आपके पास अगर मल्टी कुजिन होगा, चाइनीज होगा तो आप चाइनीज खाने चले जाओगे, थाई होगा तो थाई खाने चले जाओगे, इंग्लिश अगर आप पिज्जा और ये सब खाओगे, ठीक है, आपका जो मूल खाना है वो भूल चुके हो। आज जो है अंग्रेजों ने चाय की खेती कराई, आपसे चाय पिलाया, गुलाम बनाया और उसी चाय पिला के खाना तो भूख तो मर जाता है और आप काम करते चले गए, है ना। आज वो चाय वो लेके चले गए, कॉफी भेज दिया। आज चाइना क्या कर रहा है? चाइना बस कुछ नहीं, गर्म पानी और बेसिक चीजों से अपने कोरोना से अपने लोगों का इलाज कर रहा है। वो बेसिक चीजों से जुड़े हुए हैं। आप जो है ART और वैक्सीन और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के पीछे पड़े हुए हो कि मास्क और ग्लव्स और ये। आज मैंने देखा मार्केट में डायमंड के मास्क आए हुए हैं जिसकी कीमत 5 लाख और 10 लाख हो गई है। तो ये बिजनेस का कोई ये नहीं है कि मतलब महामारी में भी बिजनेस का ये देख रहे हैं कि इससे भी बिजनेस कर ले, इससे भी हम पैसा कमा ले। एक महामारी में भी बिजनेस का स्रोत बना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत नजरिया है। आपको कभी भी इस महामारी को लोगों से जोड़ के देखना चाहिए और लोगों को इस चीज से जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझदार होंगे कि आखिर अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं, सिरे से नकारते हैं, तो इससे नुकसान कौन उठाएगा? आप आपके परिजन उठाओगे या आपका पड़ोस वाला उठाएगा? अगर आपके पड़ोस में भी कोई गुजरता है तो मुझे लगता है कि वो कोरोना वायरस सिर्फ आपके पड़ोस के घर में नहीं रह जाएगा, वो फैलने लगेगा। तो आपको सचेत होना चाहिए, आपको जिम्मेदार होना चाहिए। हर जनता से यही मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जिम्मेदार बनो। युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि वो जिम्मेदार बने, अपने आने वाले पीढ़ी का वो ध्यान रखे, अपने बूढ़े बुजुर्ग पीढ़ी का वो ध्यान रखे, क्योंकि अगर उनका वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा आज के समय में? क्या बुजुर्ग को, एक बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ देना ये हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति है कि हम औरों का भी सहारा बने, किसी और के लिए। हमारा जो सनातन धर्म है उसके अनुसार जो हमारे पिछले इतिहास को निकाल के देखा जाए तो हमारे यहाँ तो मृत्यु की शैया से आदमी को जीवित किया जाता था। बिल्कुल किया जाता है, आज भी संभव है। लेकिन आज हम छोटी छोटी बीमारियों से डर जाते हैं और उसमें चक्रों में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर निर्भरता आपकी बढ़ा ली है। क्षमा चाहता हूँ,
पर आप जो है हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में कहा जाता है कि ऐसा कोई भी वृक्ष या वनस्पति नहीं है जिसमें आयुर्वेदिक गुण ना हो। लेकिन आज जो है आप मेडिसिन बेचते हो, मैं इससे नहीं, मैं जानता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत पे आक्रमण करने वाले जितने भी आक्रमणकारी हुए वो सब यहाँ से जो मूलभूत थी ज्ञान विज्ञान वो लेके गए और वही विज्ञान को नया नाम देके आपके पास भेजते हैं। मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूँ, हर एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसको सिद्ध कर सकता हूँ कि मैंने इस बात को मैंने इस शास्त्र में देखा, इस ग्रंथ में देखा। लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, आप भरोसा करोगे जिसका मेडिकल का बोर्ड लगा हुआ है। आप वहां पे जाओगे, वो डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में बैठा होगा, उसकी डिग्री कितनी सही है कितनी फालतू है वो आपको पता नहीं, उसने डिग्री खरीदा है या डिग्री अक्वायर किया है ये आपको पता नहीं। लेकिन आप देख लोगे कि सामने वाला डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठा है दुकान खोल के, आप सीधा उसके पास जाओगे, वो एक पुड़िया बना के आपको दे देगा, उसने क्या दिया आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम हर घर में जानते थे कि पहले किसी को कफ होता था तो लोग काली मिर्च घी में काली मिर्च को गर्म करके पी लेने से वो उससे इलाज हो जाता था, लौंग से कर लेते थे। तो ऐसी सब चीजों को छोड़ के जो है हम अंग्रेजी दवाई को उन कंपनियों को पैसा देने के पीछे पड़े हैं, बस यही है हमारे। मैं तो ये सीना ठोक के छाती ठोक के सारी जितनी भी कंपनियां हैं, मेडिकल कंपनियां, चाहे वो रैनबैक्सी हो, डॉक्टर रेड्डी हो, ये जो सिर्फ नोट बनाने के पीछे पड़े हैं और आज के डेट में भी उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो मैं उन लोगों को सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूँ आज के समय में जी। अच्छा, और उससे ज्यादा गुनहगार जो है जो अपने संस्कृति पे भरोसा नहीं करते वो लोग हैं, जो अपनी संस्कृति पे भरोसा नहीं करते। आज हम अपने जीवन का 25% खर्चा मेडिसिन में खर्चा करते हैं, जो भी है उसका 25% खर्च जो है वो मेडिसिन में करते हैं। और अगर हम अपनी संस्कृति के अनुसार चलें तो वो हमारा 25% खर्च जो है बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है। देखिए इसी कड़ी में मैं आगे लेके जाना चाहूंगा। आयुर्वेद के बाद हमारी एक विज्ञान है जिस विज्ञान को योग कहते हैं। योग की कई सारी शाखाएं हैं, उस शाखा में एक विज्ञान होता है जिसको रेकी कहा जाता है, जिसका मूल जो है वो भारत से है, लेकिन उसको चाइना वाले कहते हैं कि हमने इस रेकी हमसे उत्पन्न हुआ है, और थाईलैंड वाले कहते हैं कि रेकी हमारे यहाँ से निकला है। लेकिन रेकी एक ऐसी पद्धति थी जिस पद्धति से रोगी का इलाज जो है वो हील करके कर दिया जाता था। जी। सामने वाला जो है उस रोगी का इलाज बिना किसी दवा के क्षमा चाहता हूँ हील कर देते थे पेशेंट को। जी। जैसा कि आपने कहा कि मुर्दे को भी जगाया गया है, ये सब संभव है, लेकिन जब तक आप विश्वास रखोगे तब। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप जिस पे विश्वास करोगे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने विश्वास किस पे किया। जी। अभी जो देश की जो परिस्थिति चल रही है, और जैसे एक तरफ डेवलप की तरफ देश चल रहा है और एक तरफ संघर्ष की तरफ देश चल रहा है, और दो तीन संघर्ष हमारे साथ एक साथ ही हैं, जैसे चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर और ये कोरोना। उसमें हमारी जनता का क्या सहयोग रहना चाहिए? जनता का योगदान बॉर्डर पे तो तब होगा जब आप आर्मी ज्वाइन करोगे, बीएसएफ ज्वाइन करोगे, तो आपका योगदान होता है। ठीक है, आप वहां पे जाके अगर आप ये समझ लो कि वो सिर्फ रक्षा के लिए खड़े हैं, वो देश के रक्षक हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतवर्ष ने किसी और मुल्क के ऊपर आक्रमण किया। हाँ, ये अवश्य है कि यहाँ पे आने वाला विश्व विजेता सिकंदर भी जो है यहाँ पे सिंधु के तट पे परास्त हो जाता है। झेलम जो है उस सेल्यूकस को भी कस देती है। तो भारत जो है जब इस पे आक्रमण किया जाता है तो अपना बचाव करना, ये इसको मैं किसी भी तरीके से दोषी नहीं मानता कि अगर कोई राष्ट्र अपने बचाव के लिए, अपने जनता के बचाव के लिए शस्त्र उठाती है तो वो गुनाह नहीं होता। बिल्कुल सही। जैसे हमारी जो देश की जनता का ये उत्साह जाहिर करूंगा मैं, और उनको वो करूंगा कि इस तरह के मुद्दे पे सारी एक हो जाती है। अगर किस शत्रु देश कोई भी हमारे प्रति आक्रमण टाइप की वो करता है तो हमारी जो जनता है वो सब एकजुट हो जाती है जी। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो अलग अलग गुट में एक होने के बजाय वो अलग अलग गुट में अपने बयानबाजी करने लगते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने लगते हैं। तो वैसे राजनेताओं का करियर ज्यादा दिन के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी ऐसी प्रकार की राजनीति करते हैं उनकी राजनीति ही सबसे ज्यादा संकट में है।
क्योंकि जनता भी जो है वो भी देखती है, वो भी सामने वाले का नजरिया भी समझ सकती है। आप भले खरीद बिक्री करो, पीठ के पीछे करो, रिजॉर्ट में जाके बंद कमरे में करो, लेकिन जनता है उनको पता चल ही जाता है कि आखिर आपने यह कदम क्यों उठाया और आपकी उस कदम उठाने से किसका भला है, इसमें किसका लाभ है ना। ये एक लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है। यहाँ पे ये गण का तंत्र चल रहा है। भारत का संविधान का पहला पेज उठा के देख लो, हम अपने आप को ही ये संविधान और इससे प्रदान किए हैं जो किसी भी राष्ट्र को अलग नहीं करता, किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है, किसी को भी अपना मजहब धर्म मानने का पूरा अधिकार देता है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पे किसी को दूसरे के नजरिए से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अभी आज के समय में ऐसा है कि अब धर्म और इन सब चीजों को तो छोड़ो, मैंने कोरोना काल में ये देखा कि लोग जो है घसीट घसीट के अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि जो जहाँ पे हो निर्दयता है, जो आपको ये नहीं ये बोलना चाहिए कि भाई आप जहाँ पे भी हो, आप यहाँ पे हो तो आप हमारी जिम्मेदारी हो। शरणागत का धर्म रक्षा करना, ये हमारा संस्कृति हमें यही सिखाता है। जो आपकी शरण में आ जाए उसका रक्षा किया जाए, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी मुल्क, किसी भी प्रांत का हो। अगर वो बोल देता है कि मैं आप ही का जो है आपकी शरण में हूँ, आप बोलोगे तो मैं आपके ही तरीके से धर्म भी मान लूंगा, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको रक्षा करो। लेकिन यहाँ की राजनीति तो ऐसी है, कोई बोलता है कि लुंगी उठा के बजाओ पुंगी, कोई कहता है कि भैया भगाओ। तो मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग को कहाँ पे भगाऊं मैं, क्योंकि मेरे को भगाने भी आता है, उड़ाने भी आता है। अभी हम अपने इसके सारे वाक्यों को खत्म करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ और जनता को कुछ 2 शब्दों में श्लोक के साथ, कुछ प्रवचन के साथ जागृत करें। मुझे बड़ा आभार प्रकट होगा आपसे। देखिए, श्लोक तो कई सारे हैं और मैं एक ही कहना चाहूंगा, ये शान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम से मर्ते लोके भूई भारभूता मनुष्य रूपे मृगा शरणती। ऐसे मनुष्य जिनके अंदर न विद्या हो, न दान हो, न तप हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न कोई गुण हो, न किसी प्रकार का अच्छा धर्म ही हो, तो ऐसे लोग इस जमीन पे आज भार बढ़ा रहे हैं। जी। अपने माता को भी कष्ट दिए उन्होंने, माता के कोख में आके 9 महीने माता को भी कष्ट दिया अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो। और वर में को गुनी पुत्रो न च मूर्खे सतन अपी एक चंद्र तमोहंती न च तारा घन अपी। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि अगर आपके पास सैकड़ों जो है नालायक बच्चे हैं तो वो कोई काम के नहीं है, अगर एक ही लायक बच्चा है तो वही श्रेष्ठ है। सर्वगुण। एक ही चंद्र जो है, एक ही चंद्रमा जो है इस अंधकार को हर लेता है। करोड़ों तारे जो है, असंख्य तारा है इस तारा मंडल में, वो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन वो उस अंधकार को नहीं छुपा सकता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मेरा भी सौभाग्य है, मैं आपके साथ जुड़ा। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी प्रमोद त्यागी जी और गोसाई कमली वाले बाबा जी के बीच कोरोना वायरस के विषय में बात हो रही थी। हम जनता से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाए रखे, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी न्यूज चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। घर में रहे, सुरक्षित रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।